मैं ससुर जी के सामने ही कपड़े बदल लेती थी क्योंकि मेरे ससुर देख नहीं सकते थे। मैं अपने ससुर को खुद ही नहलाती, अपने हाथ से खाना खिलाती, उनके कपड़े बदलती, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता जैसे वो मुझे घूर रहे हैं। एक दिन मेरे शौहर को ऑफिस के किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और एक दिन मैं बिना दुपट्टे के ही ससुर जी के कमरे की झाड़ू लगा रही थी जब ससुर ने मुझे पीछे से, मेरा नाम रुखसार है, मेरी शादी ऐसे ससुराल में हुई थी जहाँ पर मेरे शौहर और मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं रहता था। जब ये रिश्ता मेरे घर पर आया था तो मेरे वालिदैन को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आजकल कौन नहीं चाहता कि छोटी फैमिली में अपनी बेटी की शादी हो जाए। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि मेरी शादी गांव में हुई थी। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में ही शादी करना चाहती थी। मेरी चाह थी कि मेरी शादी किसी अमीर खानदान के लड़के से हो। सुना था कि ये लड़का भी अच्छी नौकरी करता था, लेकिन मैं तो शहर के पढ़े लिखे लड़के से शादी करना चाहती थी, जबकि ये लड़का गांव का पढ़ा लिखा लड़का था। जब मेरे वालिदैन ने मुझे ये बताया कि ये लड़का बहुत अच्छा है और शहर में ही नौकरी करता है, लेकिन मैं ऐसे लड़के से भी शादी नहीं करना चाहती थी जो कुछ दिनों बाद ही मुझे छोड़कर शहर चला जाए और मैं उसके बिना अपनी जिंदगी अकेले ससुराल में रहकर गुजारूं। मेरे वालिदैन ने मुझे बताया कि वो लड़का शहर में नौकरी जरूर करता है, लेकिन रहता अपने घर पर ही है, लेकिन मुस्तकिल रहकर शहर में नौकरी नहीं करता। वो अपनी गाड़ी से सुबह शहर की नौकरी करने के लिए रवाना हो जाता है और रात को अपने ऑफिस से घर आ जाता है। इसका मतलब ये था कि मुझे बड़ी आसानी हो जाती अगर मेरी शादी इस लड़के के साथ हो जाती है, तो मुझे जब भी अपने मायके आना होता मैं इसके साथ आ जाती और रात को अपने घर को चली जाती। मुझे अपने वालिदैन से ज्यादा दूर नहीं रहना पड़ता। लड़का दिखने में बहुत ही स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था, फैमिली मेंबर्स भी बहुत कम थे। सुना था कि गांव में इसका बहुत बड़ा मकान है और सिर्फ एक ससुर है जिनको आंखों से नजर नहीं आता। वो बेचारे अंधे हैं। बेटा अपनी मर्जी से शादी कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि उसके वालिद की खिदमत करने के लिए घर में बहू आ जाए। जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने वाली थी वो घर का इकलौता बेटा था। उसकी माँ तो काफी सालों पहले ही मर चुकी थी। घर में सिर्फ दोनों बाप बेटा ही रहते थे। सुना था कि काफी सालों से इन लोगों ने एक मुस्तकिल नुकरानी रखी हुई थी। वो नुकरानी पिछले 4 महीने पहले नौकरी छोड़कर जा चुकी है और तभी से ही इन दोनों के घर में काम की परेशानी होने लगी थी। भला वो कब तक नुकरानी के सारे जिंदगी गुजार सकते थे। एक ना एक दिन तो इनके बेटे को शादी करनी ही थी। ऐसा नहीं था कि मेरे ससुर शुरू से ही अंधे थे। सुना था कि उनकी आंखों की रोशनी लगभग 3 साल पहले ही गई है। उनकी आंखों में मोतिया बनता पानी आ गया था और उन्हें अपनी बीमारी के बारे में वक्त पर पता नहीं चल सका। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई और एक दिन ये हुआ कि उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी और उनको दिखाई देना भी बंद हो गया था। ये रिश्ता अच्छा था, मेरे लिए इनकार की भी कोई वजह नहीं थी, इसलिए मेरी शादी बड़े ही सादा तरीके से उस लड़के के साथ हो गई थी। मैं अपने शौहर के साथ रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई थी। शादी के पहले दिन गांव की सारी औरतों ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया था। मुझे चारपाई पर बिठाकर सभी लोगों ने गिफ्ट्स दिए थे। मुझे अपने ससुराल के गांव की शादी बहुत अच्छी लगी थी और यहाँ के रस्म रिवाज भी मुझे बहुत पसंद आए थे। यहाँ आने के बाद मैंने अपने ससुर जी को सलाम किया। इस तरह करते करते काफी दिन गुजर चुके थे। मैं अपने ससुर के सारे काम करती थी, उनके कपड़े भी बदलती थी, पास बैठकर उनकी सारी बातें सुनती थी। वो बहू बहू कहकर मेरे करीब आ जाते थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी आदत भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मैं घर का काम करती थी और मेरी नजर अपने ससुर पर जाती तो ऐसा लग रहा होता था जैसे कि वो मुझे घूर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे एहसास होता कि वो मुझे कैसे देख सकते हैं, उनकी तो आंखों की रोशनी ही नहीं है। वो मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहे होते हैं। कभी कभी मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती थी, वो मुझे क्यों देखे जा रहे हैं। पर हर बार मैं ये बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर एक बूढ़े और अंधे आदमी हैं। वो अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते। हर रोज हमारे घर पर अलग अलग तरीके की औरतें आती और थोड़ी बहुत देर मुझसे बातचीत करने के बाद चली जाती थी। मेरे ससुर का कहना था कि हमारे गांव के लोग बहुत प्यार और मोहब्बत वाले लोग हैं। हमारे गांव में जब कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो यहाँ की औरतें इससे तरह की बातें करने लग जाती है। मेरे ससुर अपने कमरे से भी बाहर निकल कर नहीं आते थे। मैं कभी कभी अपने ससुर को देखकर अपने दिल में शर्म ले आती थी, क्योंकि थे तो वो मेरे ससुर ही। ससुर तो वैसे भी बाप की तरह ही होते हैं। मुझे तो बस ऐसा लगता था जैसे मेरे ससुर सबके सामने मुझे घूरते रहते हैं। कभी कभी तो मैं अपने माथे पर बल डालकर उनको घूरने लगती थी। मैं जी पागल हो गई थी। हर बार ये बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर अंधे हैं, क्योंकि हमारे घर में कभी कोई ऐसा था ही नहीं, इसलिए मुझे ऐसे लोगों की आदत भी नहीं थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था कि मैं अपने अंधे ससुर के साथ रह रही थी। मेरे शौहर रूटीन के मुताबिक सुबह के टाइम पर अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाते थे और सारा दिन मैं और मेरे ससुर घर में अकेले रह जाते थे। मेरे शौहर ने मुझे शादी की रात ही समझाया था कि तुम्हें मेरे अब्बू जी का बहुत ख्याल रखना है। काफी सालों से हमारे घर पर नुकरानी रह रही थी और वो अब्बू जी का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि सुबह के टाइम पर तो मैं जो
जॉब के लिए निकल जाता था। जब अब्बू जी की आंखों की रोशनी थी तो तब वो भी खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे, लेकिन जब से उनकी आंखों की रोशनी गई थी उन्होंने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों तक नौकरानी ने साथ दिया और उसके बाद वो नौकरानी भी छोड़कर चली गई। तभी से हमारे घर पर बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी। पड़ोस वाली आंटी आकर मेरे अब्बू जी के लिए खाना बना जाया करती थी, लेकिन फिर भी इस तरह से कब तक किसी की मदद ले सकते थे। शादी की पहली रात मेरे शौहर ने मेरी बहुत तारीफ की थी और अपने शौहर से तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मैं आपके अब्बू जी का हमेशा ख्याल रखूंगी, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। सुबह सुबह जब मैं सोकर उठती तो सबसे पहले अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाती थी। एक दो दिन तो मेरे शौहर बाजार से भी नाश्ता ले आए थे। उन्होंने कहा था कि अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, कुछ दिन तुम आराम करो, उसके बाद तो तुम्हें घर का सारा काम संभालना है। लेकिन अब मैंने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं थी घर का काम काज करने के लिए। भला मेरे शौहर भी कब तक इस तरह से बाजार से खाना या फिर नाश्ता लेकर आते। एक न एक दिन तो मुझे यहाँ का किचन संभालना ही था। मेरे ससुर जी भी कहते थे कि बहू एक दो दिन खाना बाजार से आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं अब्बू जी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो हमेशा आराम करती रहे। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ और घरदारी को अपने कंधों पर चलाना चाहती हूँ। ये घर तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर और शौहर बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें घर के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मेरे शौहर कहने लगे कि तुम खूबसूरत ही नहीं बल्कि खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी हो। मैंने नाश्ते की मेज पर नाश्ता लगा दिया और मेरे ससुर जी भी नाश्ता करने के लिए मेरे सामने ही बैठे हुए थे। मैं उनके सामने बैठ गई, फिर मैंने उन्हें अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। मेरे शौहर ने अब्बू जी को अपने हाथ से नाश्ता करवाया था। मेरे शौहर धीमे धीमे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे शौहर जब घर पर आते तो सब कुछ अपने अब्बू को अपने हाथों से ही खिलाते थे। उन्होंने मुझसे कहा था अब अगली बार से मेरे पीछे मेरी ये जिम्मेदारी तुम निभाओगी। मैंने अपने शौहर से खुश होते हुए कहा जी जी क्यों नहीं, मैं घर की सारी जिम्मेदारी खुद संभालूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ससुर अब भी मेरे सामने बैठकर मुझे घो रहे थे। मेरे ससुर जी का नाश्ता खत्म हो गया तो मेरे शौहर उनके पास रखी हुई कुर्सी से उठकर मेरे बराबर में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गए थे। मेरे शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। अपने शौहर के जाने के बाद जब मैं घर का काम करती थी तो अपने गले में दुपट्टा भी नहीं डालती थी। यही सोचती थी कि घर में कोई नहीं है, ससुर जी तो है और उन्हें भी दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं घर में रहते हुए किसी भी होलिये में काम करती रहती थी और अपने ससुर जी के सामने भी किसी भी हालत में चली जाती थी। मेरे ससुर जी इतने अच्छे थे और बहुत ही अच्छी आदत के थे। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है कि इतने अच्छे इंसान की आंखों की रोशनी कैसे जा सकती है। वो बेचारे अपने इकलौते बेटे की शादी और उसकी बीवी को भी नहीं देख सके। मेरे ससुर के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। एक बार मेरे शौहर ने मुझे बताया था कि मेरे अब्बू जी बहुत ईमानदार इंसान है, गाँव में कोई भी उन्हें बुरा भला नहीं कहता, वो हमेशा लोगों का फायदा करते आए हैं। सब लोग मेरे अब्बू जी की बहुत इज्जत करते हैं। मैंने अपने शौहर से कहा था कि क्या आपने अपने अब्बू जी का इलाज नहीं करवाया। मेरे शौहर कहने लगे इन दिनों शहर में मेरी बहुत अहम मीटिंग थी, इसलिए मैं कुछ हफ्तों के लिए वहां पर रुका हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि वो मुझे अपनी परेशानी बताकर परेशान कर दे। उन्होंने मुझे अपनी परेशानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया और इसी तरह से धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं बहुत दिनों के बाद घर वापस आया तब मुझे ये बात पता चली थी। अगर वो मुझे वक्त पर बता देते तो मैं उन्हें अपने साथ शहर ले जाकर उनका इलाज करवा देता और शायद वो ठीक भी हो जाते, लेकिन उन्होंने तो अपना इलाज ना करवाने की जिद बांध ली थी। उन्होंने तो मुझे वक्त निकलने के बाद बताया था। मैंने बाद में भी अब्बू जी से बहुत कहा था कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, आपकी आंखों की रोशनी हो सकता है वापिस आ जाए, लेकिन अब्बू जी हर बार मना कर दिया करते थे। कहते थे कि बेटा मेरी उम्र हो गई है, मैंने तो अपनी जिंदगी में काफी कुछ देख लिया, अब तुम्हारी जिंदगी जीने का वक्त है, तुम शादी करो अपनी जिंदगी जियो, मेरा क्या है, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, बूढ़ा हो चुका हूँ, धीरे धीरे जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा होती रहेंगी और एक दिन मेरे साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं देख नहीं सकता, सुन तो सकता हूँ ना, तुम सबको महसूस कर सकता हूँ, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और अपने जीते जी चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। बस यही कहकर अब्बू जी बात खत्म कर देते थे और वो अभी तक एक बार भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं गए। मैंने कहा आप जबरदस्ती अब्बू जी को डॉक्टर के पास ले जाते। मेरे शौहर ने मुझे बताया था कि तुम्हें नहीं पता, अब्बू जी बहुत जिद्दी हैं, मैं उनके साथ ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकता, शायद वो अपनी जिंदगी में इसी तरह से खुश है। मेरे शौहर ने कहा था कि वो मेरे आने से पहले इनके सारे काम करते थे, लेकिन अब काम करने की मेरी सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई है। मैं अपने ससुर को अपना बाप समझकर उनके सारे काम किया करती थी। मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाया था कि आपको मेरे होते हुए घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने अपने ससुर की पुरानी फोटोज देखे थे जिनमें उनकी आंखों की रोशनी थी और मेरी सास भी जिंदा थी। मेरी सास भी बहुत खूबसूरत औरत थी और मेरे ससुर जी अपनी जवानी में बहुत हैंडसम थे। दरअसल मेरी सास मेरे ससुर से डबल कम उम्र की थी। मेरे ससुर बहुत ज्यादा उम्र के थे, फिर भी वो बहुत ज्यादा हैंडसम थे। अब भी अगर उनकी आंखों की रोशनी होती और वो अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर
निकलते तो कोई भी उन्हें बूढ़ा नहीं कहता। शायद उनकी परेशानी की वजह से उनके चेहरे से उम्र ज्यादा लगने लगी है। एक दिन मेरे ससुर कहने लगे, देखो बहू, मेरे नसीब में क्या लिखा है कि मैं अपने घर की बहू को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। मैंने कहा, ससुर जी कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी मेरी मौजूदगी को महसूस कर सकते हो। शादी के कुछ दिन तो इसी तरह से गुजरते चले गए, लेकिन होश तो मेरे तब उड़े थे जब मेरे शौहर को कुछ दिन के लिए शहर में रुकना पड़ गया था। मैंने उन्हें कहा भी था कि आप मुझे इन दिनों मेरे मायके में छोड़ दो, लेकिन मेरे शौहर का कहना था कि मैं इस तरह से तुम्हें तुम्हारे मायके में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरे अब्बू जी मौजूद हैं, इनका ख्याल कौन रखेगा। मेरे शौहर जा चुके थे और मुझसे कह कर गए थे कि मेरे पीछे मेरे अब्बू जी का तुम्हें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। उनको अपने हाथों से खाना भी तुम ही खिलाओगी और इनके कपड़े भी तुम ही चेंज करोगी। खाने की बात तक तो ठीक थी, लेकिन कपड़े। अपने शौहर की ये बात सुनकर मेरा तो दिमाग घूम कर रह गया था। मैंने अपने शौहर से कहा भी था कि मुझे कपड़े तब्दील करने वाली बात तो ठीक नहीं लग रही है, मैं कैसे उनके कपड़े चेंज कर सकती हूँ। मेरे शौहर ने कहा था कि तुम्हें तो पता है अब्बू जी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मान लो कि अगर तुम्हारे मायके में तुम्हारे अब्बू जी के साथ ऐसा हो जाता और उनके आगे पीछे उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ तुम होती, तो तुम अपने अब्बू को भी तो अपने हाथों से पहनाती। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, अल्लाह ना करे मेरे अब्बू जी के साथ ऐसा हो। मेरे शौहर कहने लगे, इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम मेरे अब्बू जी के सारे काम किया करो। मैं परेशान हो गई थी और ये सोच रही थी कि मैं ये काम करूं या नहीं। भला मेरे ससुर ही मेरे बाप जैसे थे, कोई छोटा बच्चा होता तो ये काम मैं अपने शौहर के टोके बिना ही कर देती, लेकिन अपने ससुर का ये काम करने के बारे में ही मुझे शर्म आ रही थी। मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज लगाई, वो बहू बहू कहकर मुझे पुकार रहे थे। मैं भागी भागी अपने ससुर जी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि मेरे ससुर जी धोती और बुनियान पहने हुए खड़े थे और पहले तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि बहू क्या बेटा जा चुका है। मैंने उन्हें कहा कि अभी आधा घंटा पहले ही निकले हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझे जरा शर्ट उठा दो, ना जाने शर्ट कहाँ पर रखी हुई है। सारे बेड पर मैंने हाथ मार मार कर देख लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मेरी शर्ट बेड पर है भी या नहीं। मेरे ससुर जी की शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वो शर्ट उनके हाथों में दे दी। उन्होंने जैसे तैसे अपनी शर्ट को पहन लिया था, लेकिन बटन वो उल्टे सीधे लगा रहे थे। मजबूरन मुझे ये आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा आप छोड़ दीजिए, मैं बटन बंद कर देती हूँ। मैंने अपने ससुर जी की शर्ट का बटन लगाया तो मेरे ससुर जी मुस्कुरा रहे थे और अचानक उनका हाथ मेरी कमर पर लग गया। मैं उनसे कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि उनका हाथ कहाँ लग रहा है। जैसे ही उन्हें लगा कि इनका हाथ मेरे ऊपर से टच हो गया है, फौरन ही उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। शायद उनका हाथ धोखे से टच हो गया था। मैंने उनको शर्ट पहना दी थी। फिर मेरे ससुर ने कहा कि बहू मेरे बाल भी बना दो। मैंने ड्रेसिंग से कंघा लेकर अपने ससुर के बाल भी बना दिए थे। मेरे ससुर कहने लगे, बहू जरा मुझे अपने हाथ दो। मैंने कहा कि क्यों अब्बू जी क्या हुआ है, तो वो कहने लगे दो तो जरा। मैंने डरते डरते उन्हें अपने हाथ पकड़वा दिए थे। मैं ये सोच रही थी कि वो क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा है। तुम्हारी जगह अगर कोई और औरत होती तो शायद कभी ना संभाल पाती। मेरे ससुर जी ने मेरे हाथों को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथों में जकड़ लिया था। मैं उनके हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बहू अभी यहीं पर ही रहो, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ कि बहू कैसी होती है। अल्लाह ने मुझे कोई बेटी भी नहीं दी। अगर मेरी बेटी होती तो शायद वो भी तुम्हारी तरह मेरी खिदमत नहीं करती। तुम्हें पता है जब मेरी बीवी की मौत हुई थी तब मुझे इसकी मौत का बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि वो मेरी हम सफर थी और हमारे घर की अकलौती औरत थी। मेरे बेटे को और मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। दोनों को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेती थी, लेकिन इसके बाद सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे बेटे के कंधे पर आ गई। और शादी के बाद तुमने भी कुछ दिन अच्छी तरह नहीं गुजारे, क्योंकि मेरा सारा बोझ तुम पर पड़ गया। वो बड़े अफसोस के साथ ये सब कुछ कह रहे थे। मैंने कहा आप किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मुझे अपनी बेटी ही समझो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे थे। कहने लगे तुम बहुत अच्छी हो और मेरा कितना ख्याल रखती हो, लेकिन अभी भी उन्होंने मेरा हाथ बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा अब्बू जी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। मेरे ससुर ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं फौरन ही किचन में चली आई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे ससुर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। 3 महीने गुजर गए थे। उन्होंने कहा था कि जब ऑफिस में काम का सीजन आता है तो उन्हें इसी तरह दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और वहीं पर रहकर दिन गुजारने पड़ते हैं। और इधर मेरे ससुर जी मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्री होने लगे थे। अब तो वो मुझे आवाज लगाकर कहते कि मुझे शर्ट पहना दो, शर्ट के बटन मुझसे ठीक से बंद नहीं होते। कभी कहते मेरे सर में मालिश कर दो और मेरी टांगे दुबा दो, और वो कभी मुझसे अपने सर में तेल लगवाते थे। छोटे मोटे काम तो वो खुद भी कर सकते थे। शादी से पहले मुझे लगा था कि मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे शौहर और मेरे ससुर हैं, तो मुझे घर में कोई काम ही नहीं करना होगा, लेकिन मैं तो अपने ससुर जी की वजह से गन चक्कर सी बनकर
रह गई थी। सारा दिन बस मुझे काम ही काम होते थे। मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था क्योंकि मेरे सिस्टर जी के बहुत सारे काम होते थे। वो बहाने बहाने से मुझे आवाज लगाकर अपने काम निकलवाते रहते थे। मैं मौका देकर आराम करने के लिए अपने कमरे में ही गई थी, तभी अचानक मेरे सिस्टर जी के चलाने की आवाज आने लगी। वो बहु चला रहे थे। मैं बाहर की तरफ दौड़ती हुई उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो अपने हाथ में मोबाइल पकड़कर जोर जोर से हंस रहे थे। जब मैं उनके कमरे में गई और मैंने कहा कि बताइए क्या काम है, तो वो जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, आओ बहू मेरे पास आकर बैठो, देखो मोबाइल पर कितने अच्छे अच्छे जोक्स आ रहे हैं। मेरे सिस्टर को कभी मैं मोबाइल पर जोक्स लगा कर दे दिया करती थी और वो जोक सुनकर जोर जोर से हंसते रहते थे। मैंने उनसे कहा, आप सुन रहे हो, आप ही सुनते रहो, मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। मेरे सिस्टर ने कहा, बहू आराम तो होता ही रहेगा, यहाँ मेरी ही बेड पर लेट जाओ, आराम भी करती रहना और जोक्स भी सुनती रहना। अपने सिस्टर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि वो मुझे अपने बिस्तर पर लेटने की बात कह रहे थे। मैं उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गई और उनसे कहा कि मैं सारा दिन घर के काम करती रहती हूँ और अब भी 10-5 मिनट आराम करने के बाद मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। मैं क्या क्या काम करूँ, सारे काम छोड़कर क्या मैं आपके साथ यहाँ बैठकर जोक सुनूं? मैंने ये बात बड़े सख्त लफ्जों में कही थी ताकि मेरे सिस्टर को एहसास हो जाए कि मुझ पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, मेरे पास बैठो और मेरे साथ जोक सुनोगी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और तुम एक्टिव भी रहा करोगी। काम का क्या है, काम छोड़ दो, काम तो सारी जिंदगी के ही हैं, काम तो कभी खत्म होते ही नहीं। मैं अपने सिस्टर जी के बिस्तर पर जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, आप मुझे बताएं कि अगर आपको भूख लगेगी तो आप क्या खाओगे? वो हंसकर कहने लगे, तो मेरे करीब बैठ जाना, मेरे लिए यही बहुत है। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार जब आपने मुझे आवाज लगाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश की। मेरे सिस्टर जी अभी भी हंस रहे थे। मैं फौरन अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। मैं काम करते करते बहुत थक जाती थी, इसलिए मेरा रवैया बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा सा होने लगा था। अपने मायके में मैंने इतना ज्यादा भी काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ तो हद से ज्यादा काम बढ़ गया था। मेरे सिस्टर घर का खाना ही खाते थे, कभी बाजार का खाना नहीं खाते थे। मेरे शौहर का कहना था कि हमेशा मेरे अब्बू जी को घर का बना हुआ ताजा खाना ही खिलाना, बाहर का खाना मत खिलाना वरना उनका पेट खराब हो जाएगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद मैंने खाना बनाया और जब किचन से बाहर निकली तो देखा कि घर गंदा पड़ा हुआ है। फिर मैंने सफाई की और फिर सोचा कि शाम का टाइम है, एक बार फिर से सिस्टर जी के कमरे की सफाई कर देती हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था और मैं वैसे भी ज्यादातर घर में दुपट्टा नहीं पहनती थी। मेरे सिस्टर जी अपने कमरे में ही चेयर पर बैठे हुए थे। उनके कमरे की झाड़ू लगा रही थी। वो बहुत खामोश बैठे हुए थे और मैं अपने काम में मसरूफ थी। अगली ही पल जैसे ही मैं पलटी, ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे सिस्टर मेरे पीछे ही खड़े थे। मैं उन्हें देखकर घबरा गई थी। मैंने कहा कि आपको किसी चीज की जरूरत है क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं बहू, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस मैं ये महसूस कर रहा था कि कमरे के अंदर तुम ही हो या कोई और है। आप ये कैसे बातें कर रही हैं? भला इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई भी नहीं रहता। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं। ये कहकर वो अपने बिस्तर पर बैठ गए थे और उनकी आंखों को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नजर मुझ पर ही है। मुझे शर्म भी आ रही थी क्योंकि मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था। मैं अपने सिस्टर का अपने हाथों से ही खाना बनाती थी। रात के टाइम पर मैं उनको खाना खिलाने के लिए उनके कमरे में चली गई और उन्हें अपने हाथ से खाना खिला रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे सिस्टर मेरे हाथ से खाना खाते हुए बहुत ज्यादा खुश होते थे और किसी न किसी बात पर वो मेरा हाथ भी मजबूती से पकड़ लेते थे और बस मेरी तारीफ ही करते रहते थे। कहते थे कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना बहुत मजेदार होता है, मुझे लगता है कि तुम भी इतनी ही ज्यादा खूबसूरत हो गई। अब धीरे धीरे मुझे अपने सिस्टर की हरकतें बहुत अजीब लगने लगी थी। मुझे अपने सिस्टर से अब उलझन सी होने लगी थी। वो किसी न किसी बहाने से मेरे जिस्म पर कहीं भी हाथ मार देते थे और मुझे टच करने की कोशिश में लगे रहते थे। मैं समझना चाह रही थी कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं अपने सिस्टर की तरफ से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। अपने शौहर को अगर उनकी हरकतों के बारे में बताती भी तो किस तरह से बताती, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो देख नहीं सकते, इसलिए मेरे शौहर मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मैं यही सब सोच रही थी और रात के 8 बजे तक अपने कमरे में सो गई थी। मेरे कमरे का दरवाजा खुला ही रहता था। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी पर अचानक घबरा कर मेरी आंख खुल गई क्योंकि मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पैरों पर गुदगुदी कर रहा है। जैसे ही मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे सिस्टर ही है। मैंने जल्दी से अपने गले में दुपट्टा डाल लिया और अपने सिस्टर से कहा कि बताइए आपको कोई काम है क्या? मेरे सिस्टर ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मैं कोई अंधा नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ये सुनकर तो मैं और भी ज्यादा हैरान हो गई थी कि आखिर वो क्या कह रही हैं, लेकिन इनके चेहरे की शातिर वाली मुस्कुराहट देखकर मुझे डर लगने लगा था और मैं बहुत परेशान भी हो गई थी। मैंने कहा, आप ये सब कुछ क्या कह रहे हो? मेरे सिस्टर कहने लगी, हाँ मैं सब कुछ सच सच कह रहा हूँ। मेरे सिस्टर ने जल्दी से मुझे आकर मजबूती से दबोच लिया। मैं खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। मैं चिल्लाने की भी कोशिश कर रही थी। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और फिर उसके बाद वो हुआ
हुआ जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने सिस्टर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने झूठ बोला था कि वो अंधे हैं और इस बात का फायदा उन्होंने मुझ पर उठाया था। उन्होंने मेरी इज्जत को तार-तार कर दिया था। मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपकी सारी सच्चाई अपने शौहर के सामने खोल कर ही रहूंगी। मेरे सिस्टर कहने लगे, किस तरह खोलोगी? मेरा बेटा कभी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि मैं अंधा हूँ। वो तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा बल्कि तुम्हें ही इस घर से धक्के मार कर निकाल देगा अगर तुमने इसके वालिद पर कभी भी इस तरह का इल्जाम लगाने की कोशिश की। मैं अपने सिस्टर की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा शौहर कभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन मेरे सिस्टर ने जो मेरे साथ किया था वो मेरे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था। मैं बिल्कुल लाचार हो गई थी और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी। मेरे सिस्टर कहने लगे, मेरी नजर तुम पर पहले दिन से ही है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मैंने उनसे कहा, आपने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? उन्होंने बताया कि मैं बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाल रहा था, लेकिन जब से वो शहर गया था उसने मुझ पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। फिर मैंने प्लान बनाया कि अपने बेटे का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मुझे अंधा बनना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपने बेटे से झूठ बोल दिया। इस झूठ का असर ये हुआ कि मेरे बेटे का पूरा ध्यान मुझ पर ही रहने लगा। फिर उसने शादी की और वो तुम्हें घर पर ही लेकर आ गया। तुम्हें देखते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी और मेरा बेटा यही समझता रहा कि मैं अंधा हूँ और तुमने भी इस बात पर यकीन कर लिया कि तुम्हारा सिस्टर अंधा है। मुझे तो ये बात पता है कि मेरा बेटा हर तीसरे चौथे महीने में 1 या 2 महीने के लिए अपने ऑफिस में ही रुक जाता है। मैं इस बात का मौका ढूंढ रहा था कि कब वो जाएगा और कब मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। मैं बड़ी लाचार और बेबस होकर ये सब कुछ सुनकर बहुत रो रही थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। जब मेरे सिस्टर ने मुझे अपनी कहानी बतानी शुरू की थी तभी मेरे शौहर दरवाजे पर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। अल्लाह ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया था। मुझे अपने शौहर को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने खुद ही अपने कानों से अपने अब्बू जी की सारी बातें सुन ली थी। दरअसल 3 मई को मेरा बर्थडे होता है। मेरे शौहर को ये बात पता थी कि मेरा बर्थडे आने वाला है, इसलिए मेरे शौहर मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। 2 मई की रात को ही शहर से घर आने के लिए निकल गए थे क्योंकि वो मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। और जब वो घर पर आए तो उन्होंने दरवाजा खुला हुआ देखा। उन्होंने अपने अब्बू की सारी बातें सुन ली थी। ये सब देखकर मेरे शौहर ने उन्हें बहुत सुनाया था। उनसे सारे रिश्ते खत्म करके वो मुझे अपने साथ शहर ले गए थे। मेरे सिस्टर ने मुझसे अपनी अब्बू जी की तरफ से बहुत माफिया मांगी थी। अब मैं अपने शौहर के साथ शहर में ही रहती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।